नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस से 26 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की। आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना 2.0 के संचालन के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई। HIV या एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम ने द पाथ दैट एंड्स एड्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए और जून 2023 में भारत के निर्यात में 22% की गिरावट दर्ज की गई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चंद्रयान 3 मिशन को LVM-3 यानी कि भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान मैक 3 रॉकेट से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 मिशन की अगली कड़ी है। चंद्रयान 2 मिशन केवल आंशिक रूप से ही सफल हुआ था। इसका लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। LVM-3 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। ये हैं 2 ठोस स्ट्रैप ऑन मोटर्स S200 और एक तरल कोर चरण L110 और तीसरा है एक हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक ऊपरी चरण C25। ये निम्न भूकक्षा में 8 टन और भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा में 4 टन तक के पेलोड को ले जा सकता है। चंद्रयान 3 मिशन के कई उद्देश्य हैं। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना, रोवर को चंद्रमा की सतह पर चलाना और चंद्रमा की सतह पर ही वैज्ञानिक प्रयोग करना। चंद्रयान 3 से प्राप्त डेटा का उपयोग भविष्य में आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा पर मानव की लैंडिंग के लिए किया जाएगा। चंद्रयान 3 में शामिल है स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। इनका उद्देश्य अन्य ग्रहों पर भावी मिशनों के लिए नई आवश्यक तकनीकों को विकसित करना और उन्हें प्रदर्शित करना है। लैंडर और रोवर 14 पृथ्वी दिवस यानी चंद्रमा पर एक दिन तक चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करेंगे। यदि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहता है तो ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत चौथा देश होगा। बाकी अन्य देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन। लैंडर पेलोड में रंभा LP है। ये लैंगम्यूर प्रोब है जो कि सतह के निकट प्लाज्मा के घनत्व और समय के साथ इनमें परिवर्तनों को मापेगा। दूसरा है चेस्टे यानी चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये ध्रुवीय क्षेत्र के निकट चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों को मापेगा। इसके अलावा है इल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीय स्थितियों को मापेगा और चंद्रमा के क्रस्ट और मेंटल की संरचना का चित्रण करेगा। इसके अलावा रोवर पेलोड की अगर हम बात करें तो इसमें APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। ये चंद्रमा की रासायनिक संरचना और खनिज संरचना का पता लगाएगा। इससे चंद्रमा की सतह के बारे में हमारी समझ को और अधिक बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा है लिब्स यानी लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल के आसपास की मृदा और चट्टानों की तात्विक संरचना का पता लगाएगा। इसके अलावा प्रणोदन मॉड्यूल पेलोड को शेप कहा गया है। शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। ये एक प्रायोगिक पेलोड है। ये निकट अवरक्त यानी NIR तरंगदैर्घ्य रेंज 1 से 1.7 माइक्रोमीटर में वास योग्य पृथ्वी जैसे ग्रह के स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्रिक संकेतों का अध्ययन करेगा। अगला टॉपिक है रक्षा क्षेत्र। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस से 26 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है। 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का अधिग्रहण खरीद भारतीय श्रेणी के तहत किया जाएगा। इनका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। इनमें से 5 का पहले ही जलावतरण हो चुका है। ये हैं कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला और वागीर। छठी पनडुब्बी वागशीर का अभी जलावतरण होना है। दरअसल स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों में डीजल इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। एक बार ईंधन भरने के बाद इनमें लगभग 50 दिनों तक समुद्र में स्वतंत्र रूप से संचालन करने की क्षमता होती है। ये टॉर्पीडो और मिसाइलों की एक बड़ी श्रृंखला को लॉन्च करने में सक्षम है। साथ ही ये कई प्रकार की निगरानी संपन्न करने और खुफिया जानकारी एकत्र करने वाले उपकरणों से भी लैस है। भारत को अतिरिक्त पनडुब्बियों
पनडुब्बियों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि प्रोजेक्ट 75 के तहत पनडुब्बियों को सौंपने में देरी हो रही है। भारत के कम होते पनडुब्बी बेड़े को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अधिक स्वदेशी सामग्रियों का उपयोग करने वाली पनडुब्बियां रोजगार के अवसर पैदा करेंगी। राफेल समुद्री लड़ाकू विमान की अगर हम बात करें तो ये एक नौसैनिक संस्करण है। इसे समुद्र में विमान वाहक युद्धपोत से संचालित किया जाएगा। इसमें विमान वाहक युद्धपोत पर उतरने के लिए फोल्डेबल विंग्स या लंबी एयरफ्रेम और पोत पर नियंत्रित लैंडिंग के लिए एक टेल हुक होगा। ये पोत रोधी मिसाइलों और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों सहित कई प्रकार के हथियारों को ले जा सकता है। आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना 2.0 के संचालन के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई। इन दिशा निर्देशों को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंजूरी दी है। पीएलआई योजना 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और विनिर्माण क्षेत्र में भारत से ग्लोबल चैंपियंस कंपनियां खड़ी करना है। 14 विनिर्माण क्षेत्रकों के लिए पीएलआई योजना शुरू की गई है। इनमें चिकित्सा उपकरण, खाद्य उत्पाद, वस्त्र उत्पाद और औषध क्षेत्रक शामिल हैं। इसके अलावा आईटी हार्डवेयर क्षेत्रक के लिए पीएलआई योजना को पहली बार 2021 में अधिसूचित किया गया था। आईटी हार्डवेयर क्षेत्रक के लिए पीएलआई 2.0 योजना का उद्देश्य देश भर में आईटी हार्डवेयर विनिर्माण प्रणाली को व्यापक और गहन बनाना है। इसके टारगेट सेगमेंट हैं भारत में विनिर्मित लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसीज, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर, सेमीकंडक्टर डिजाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट, विनिर्माण और पैकेजिंग को पीएलआई 2.0 के प्रोत्साहन घटक के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा और भी कई प्रमुख दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि आधार वर्ष। इसके तहत विनिर्मित उत्पादों की निवल वृद्धिशील बिक्री की गणना के लिए वित्त वर्ष 2022-23 को आधार वर्ष माना गया है। इस योजना के तहत आधार वर्ष की तुलना में निवल वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 5% का औसत प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसके तहत पात्र उत्पाद होंगे भारत में विनिर्मित और टारगेट सेगमेंट के अंतर्गत आने वाले उत्पाद। सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह इस योजना की निगरानी करेगा। इसकी प्रोत्साहन अवधि 6 वर्ष है। प्रोत्साहन दावों के लिए पात्रता मानदंड के तहत टारगेट सेगमेंट की वस्तुओं की बिक्री पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। एचआईवी या एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम ने द पाथ दैट एंड्स एड्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ये एक दीर्घकालिक और संभावित रूप से जीवन के लिए घातक स्वास्थ्य स्थिति है। ये स्थिति ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी एचआईवी के कारण होती है। एचआईवी वायरस रोगों और संक्रमण से लड़ने वाली महत्वपूर्ण कोशिकाओं को नष्ट करके किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। इस रिपोर्ट के तहत वर्ष 2022 में एड्स के कारण प्रत्येक 1 मिनट में और एक व्यक्ति की मौत हुई है। एचआईवी से पीड़ित लगभग 9.2 मिलियन लोगों को इसका कोई उपचार उपलब्ध नहीं हो रहा है। 1980 के दशक के बाद से 2022 में वैश्विक स्तर पर बच्चों में नए संक्रमणों की सबसे कम संख्या दर्ज की गई थी। एचआईवी के खिलाफ प्रतिक्रिया को बाधित करने वाली कई चुनौतियां हैं, जैसे महिलाओं और किशोरियों में अपने लैंगिक संबंधों, गर्भ निरोधक के उपयोग और स्वास्थ्य देखभाल के बारे में निर्णय लेने की पर्याप्त क्षमता का अभाव है। इसके अलावा उप सहारा, कैरिबियन, पूर्वी यूरोप आदि क्षेत्रों में रोकथाम और उपचार सेवाओं की कमी है। एचआईवी से पीड़ित गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं का एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी संबंधी कवरेज केवल 80% के आसपास है। इस कारण से एचआईवी रोधी उपायों में माताओं और बच्चों को पूरा उपचार नहीं मिल रहा है। सफल एचआईवी प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक कदम ये है कि दिशा निर्देशों और नवीनतम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के आधार पर नया दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। एचआईवी से संबंधित सेवाओं और संसाधनों के लिए सामाजिक और संरचनात्मक असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सुलभ एचआईवी रोकथाम और उपचार सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा लोचशील, एकीकृत और सुलभ सार्वजनिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालियों का पूर्ण रूप से वित्त पोषण किया जाना चाहिए। एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यानी यूएन एड्स का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका परिचालन 1996 में शुरू हुआ था। यूएन एड्स सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में 2030 तक लोक स्वास्थ्य खतरे के रूप में एड्स को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रयास का नेतृत्व कर रहा है। यूएन एड्स सचिवालय के 70 देशों में कार्यालय हैं। भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए। फ्रांस 14 जुलाई को अपने राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। इसे बास्टील दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बास्टील दिवस लोकप्रिय रूप से 1789 में बास्टील के किले पर हमले की ऐतिहासिक घटना के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक कार्यक्रम फेटे डे ला फेडरेशन की वर्षगांठ भी है। इसे फ्रांसीसी लोगों की एकता का जश्न मनाने के लिए 1790 में आयोजित किया गया था। बास्टील दिवस को राजशाही के अंत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।
बास्तील पेरिस में 14वीं सदी की एक किले की जेल थी। इसका राजा के आदेश पर किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए और सार्वजनिक रूप से बिना कारण बताए कैद करने के लिए उपयोग किया जाता था। 14 जुलाई के दिन ही बास्तील का कमांडर मारा गया था और कैदियों को भीड़ ने रिहा कर दिया था। बास्तील पर हमले का काफी महत्व भी है। प्राचीन शासन के प्रतीक के खिलाफ पेरिस के लोगों की ये पहली जीत थी। ये फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का प्रतीक है। इस क्रांति ने दुनिया भर में लोकतंत्र के मूलभूत विचारों यानी कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का प्रसार किया था। इस जीत के बाद लुई सोलोवे ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दी और ये स्वीकार किया कि उसकी शक्तियों पर संविधान का नियंत्रण होगा। बास्तील की घटना के बाद फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का मसौदा पूरा किया। और आइए अब बात करते हैं भारत के निर्यात क्षेत्र के बारे में। जून 2023 में भारत के निर्यात में 22% की गिरावट दर्ज की गई है। ये पिछले 3 वर्षों में निर्यात में सबसे तीव्र मासिक गिरावट है। इस गिरावट के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, जैसे कि विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप जैसे पश्चिमी बाजारों में वैश्विक मंदी और मुद्रास्फीति का दबाव बना हुआ है। विकसित देशों ने मौद्रिक नीतियों में सख्ती लागू की हुई है। ये सख्ती विनिर्माण गतिविधियों और व्यवसायों को प्रभावित कर रही है। भारत का विनिर्माण क्षेत्र अपने प्रदर्शन में तेजी लाने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत की चिंता ये है कि कंपनियां चीन+1 नीति का विचार कर रही हैं और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों को विकल्प के रूप में देख रही हैं। मुद्रास्फीति ने देश में उत्पादन की घरेलू लागत को बढ़ा दिया है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट के बावजूद रुपया कमजोर है। यूएस डॉलर इंडेक्स 6 विदेशी मुद्राओं की एक बास्केट के सापेक्ष अमेरिकी डॉलर के मूल्य की माप है। ये विदेशी मुद्राएं हैं यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोनर और स्विस फ्रैंक। हालांकि भारत ने निर्यात संवर्धन के लिए कई पहलें भी शुरू की हैं, जैसे कि भारतीय विदेश व्यापार नीति 2023 जो कि 4 स्तंभों पर आधारित है। और ये 4 स्तंभ हैं: छूट के लिए प्रोत्साहन, सहयोग के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना, व्यापार करने में सुगमता और उभरते क्षेत्र, निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना। ये निर्यात वृद्धि के लिए अवसंरचना के सृजन के लिए केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों को सहायता प्रदान करती है। निर्यात केंद्र के रूप में कई जिले हैं, जैसे कि देश के सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान की गई है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। कृषि अवसंरचना कोष योजना। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एआईएफ के तहत बैंकों के लिए भारत अभियान शुरू किया है। एआईएफ 2020 में शुरू की गई एक वित्त पोषण सुविधा है। यह फसल कटाई के बाद उसके प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए शुरू की गई है। योजना की अवधि 10 वर्ष है, जो कि 2020 से 2029 तक होगी। इसके तहत बैंक और वित्तीय संस्थान ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष 3% की ब्याज छूट के साथ प्रदान करेंगे। पात्र लाभार्थियों में किसान, किसान उत्पादक संगठन, प्राथमिक कृषि साख समितियां, सहकारी विपणन समितियां, स्वयं सहायता समूह आदि शामिल हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जीईएसी राज्यों की स्थिति पर विचार किए बिना निर्णय ले रही है। जीईएसी भारत में जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में निर्णय लेने वाला शीर्ष विनियामकीय निकाय है। ये समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है। जीईएसी जीएम जीवों और उत्पादों को पर्यावरण में मुक्त करने से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार एकमात्र निकाय है और आमतौर पर ये खतरनाक माने जाने वाले जीवों और उत्पादों के लिए प्रस्ताव का मूल्यांकन करती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन MOVCDNER योजना 2015-16 के दौरान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू की थी। ये राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अधीन एक उप मिशन है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू से अंत तक जैविक मूल्य श्रृंखला का विकास करना है। इस योजना से 1.73 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक कृषि के अंतर्गत लाने में मदद मिली है। इससे 1.89 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इस मिशन के कई घटक हैं, जैसे कि क्लस्टर्स का विकास करना और किसान उत्पादक संगठनों या कंपनियों का गठन करना, उत्पादन स्तर पर विस्तार, सेवाओं, इनपुट सुविधाओं, प्रशिक्षण, सहायता और प्रमाणन के लिए समर्थन प्रदान करना, एकीकृत प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
अगला टॉपिक है नमदा कला। ऐसा माना जाता है कि नमदा कला की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी। मान्यता के मुताबिक इस कला का विकास तब हुआ था जब मुगल सम्राट अपने घोड़ों को ठंड से बचाने के लिए आवरण बनवाना चाहता था। मान्यता के अनुसार ये भी कहा गया कि शाह हमदान नामक एक सूफी संत ने कश्मीरियों को नमदा कला से परिचित कराया था। इस कला की विशेषता ये है कि इसमें ऊन को बुना नहीं जाता बल्कि उसकी भराई की जाती है। नमदा कला का उपयोग कालीन, गलीचे, फ्लोर मैट आदि बनाने में किया जाता है। अगला टॉपिक है नाथुला दर्रा। परिवहन योग्य विश्व की सबसे ऊंची सड़कों में से एक है नाथुला। ये हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है। ये सिक्किम और चीन को आपस में जोड़ता है। नाथुला दर्रा भारत तिब्बत सीमा पर समुद्र तल से 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये स्थान प्राचीन रेशम मार्ग पर अवस्थित है। साथ ही सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। नाथुला दर्रे की यात्रा के लिए भारतीयों को संरक्षित क्षेत्र परमिट यानी कि PAP की आवश्यकता होती है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद नाथुला दर्रे से सीमा व्यापार बंद कर दिया गया था और इसके 44 साल बाद 2006 में इसे फिर से खोला गया था। मैपुटो प्रोटोकॉल। वर्ष 2023 में अफ्रीका में महिलाओं के अधिकारों पर अफ्रीकी चार्टर के प्रोटोकॉल की 20वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस प्रोटोकॉल को मैपुटो प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। मैपुटो प्रोटोकॉल को अफ्रीकी संघ ने अपनाया था। इसमें महिलाओं के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों सहित कई मुद्दों को शामिल किया गया है। ये महिलाओं के सम्मान, समानता और गैर भेदभाव के अधिकारों की गारंटी देता है। साथ ही सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के उनके अधिकार पर जोर देता है। 55 AU सदस्य देशों में से 44 देशों ने इस प्रोटोकॉल की अभिपुष्टि की है। वाहक जनित रोग। केंद्र ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मानसून के मौसम से पहले वाहक जनित रोग के नियंत्रण उपायों के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। वाहक जनित रोग परजीवियों, वायरस और बैक्टीरिया के कारण होने वाली मानवीय बीमारियां हैं। ये बीमारियां वाहकों द्वारा प्रसारित होती हैं। इन्हें रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए मलेरिया और डेंगू। वाहक एक जीवित जीव होता है। ये जीव एक संक्रामक अभिकारक को एक संक्रमित जानवर से मनुष्य में या फिर दूसरे जानवर तक पहुंचाता है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का निदेशालय वाहक जनित रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी है। वाहक जनित रोग सभी संक्रामक रोगों में 17% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। इन रोगों का प्रकोप उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। अगला टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन। हालिया अध्ययन के मुताबिक अफ्रीका फंगल इन्फेक्शन की एक शांत महामारी से पीड़ित है। फंगल इन्फेक्शन फंगस के कारण होने वाली बीमारियां हैं। फंगस संक्रमण तब होता है जब कोई व्यक्ति फंगस बीजाणुओं को सांस के माध्यम से अंदर लेता है। इससे पहले फेफड़ों में संक्रमण होता है, बाद में घातक मस्तिष्क संक्रमण विकसित होता है। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस उप सहारा अफ्रीका में वयस्क मस्तिष्कावरण शोथ का एक प्रमुख कारण है। ये एड्स से संबंधित लगभग 20% मौतों से जुड़ा हुआ है। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस फंगस के कारण होने वाला संक्रमण है। अधिकतर कवक 37 डिग्री सेल्सियस के गर्म मानव शरीर के तापमान में जीवित नहीं रह सकते हैं। गैर प्रतिमोच्य टोकन NFT। गूगल ने गेम में टोकन शामिल करने के लिए प्ले स्टोर के लिए NFT नीति का अनावरण किया है। NFTs क्रिप्टोग्राफिक परिसंपत्तियां हैं जो ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करती हैं। ब्लॉकचेन एक वितरित पब्लिक बही खाता यानी लेजर है जो लेन देन को रिकॉर्ड करता है। NFTs डिजिटल परिसंपत्तियां हैं। ये फोटो, वीडियो, ऑडियो फाइल या कोई अन्य डिजिटल प्रारूप हो सकती है। प्रत्येक NFT में एक डिजिटल हस्ताक्षर होता है जो प्रत्येक NFT को विशेष बनाता है। भारतीय चिकित्सा की त्रिमूर्ति। शल्य चिकित्सा के जनक कहे जाने वाले महान सुश्रुत के सम्मान में हर साल 15 जुलाई को सुश्रुत जयंती मनाई जाती है। सुश्रुत, चरक और वाग्भट को आयुर्वेदिक ज्ञान की त्रिमूर्ति माना जाता है। इस त्रिमूर्ति में सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और अष्टांग संग्रह की रचना विख्यात है। सुश्रुत संहिता 2 भागों में विभाजित है। एक है पूर्व तंत्र। ये महत्वपूर्ण शल्य चिकित्सा रोगों, प्रसूति विज्ञान, जरा चिकित्सा, शरीर रचना विज्ञान आदि के संकेत देता है और लक्षण बताता है। और दूसरा है उत्तर तंत्र। ये कान, आंख, सिर और नाक के अलग अलग रोगों और सर्जरी से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के समाधान का विवरण देता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।